सिस्टम पर बेस्ड एमसीक्यूज जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो मैं सभी लोगों का डॉक्टर ललित स्वागत करता हूं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और आगे भी वीडियो को शेयर कर दो जिससे कि सब लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुंचे और डेली आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ओके, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है चीज़ों को समझने की, और आप लोगों ने शुरुआत कर दी है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से शुरुआत कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, और यहाँ पर चीज़ें आपके लिए ही तो बनी हैं। ओके, बहुत बढ़िया। आप लोगों के सवाल जब मिलते हैं तो बड़ा अच्छा। तो शुरुआत की जाए। पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा आपके सामने पहला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन है संख्या, बहुत सिंपल सा सवाल लिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, और यहीं से आपको शुरुआत करनी है। और मैं देखूंगा कितने सवालों के उत्तर आपके सही आते हैं, कितने क्वेश्चंस के जवाब आप सही सही देते हैं। संख्या 4,28,721 में 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ लोकल वैल्यूज। ये सवाल भी पेपर में आया है, ये वाला समझ के चलिएगा, लोकल वैल्यूज का, यानी कि लोकल वैल्यू को ही प्लेस वैल्यू कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। प्लेस वैल्यू ऑल्सो नोन एज लोकल वैल्यूज, यानी स्थानीय मान को ही लोकल वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ओके, आज पहला क्लास है राधिका। ओके, तो 4,28,721 में 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी। 4, 40,000, 4 लाख या 40 लाख, ये 4 करोड़। तो 1 का सी ऑप्शन सबसे तेजी से दिया। देखो समझते हैं कितनी आसानी से आप सवाल को पढ़ पाते हैं, कितनी आसानी से सवाल को आप कर पाते हैं। ओके, लेट्स सी। 428,721 ये सवाल, इसमें 2 का स्थानीय मान, इसको देखें तो 2 इकाई ढाई 10 20, इसको देखें तो 2 का कितने 0, 1 2 3 4, इन दोनों की गुणा करनी थी तो 2 दूनी 4, और कितने 0 आ गए, 4 और 1 5। यही तो आंसर है, 4 के आगे 5 0 यानी 4 लाख। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती से आपका जवाब मिला है। मुझे अच्छे से जवाब मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, चाहूंगा इसका भी जवाब आप तेजी से दें, बिना रुके बिना झुके। और यहां पर सब लोग तेजी से मजबूती से जुड़े हैं, और लाइक की थोड़ी सी कंजूसी हो रही है, तो लाइक की कंजूसी मत करो, लाइक शेयर करते रहो दोस्तों, जिससे कि चीजें लगातार मिलती रहें। ओके, हियर वी गो विद द न्यू क्वेश्चन। 3 गुणा 10,000, 7 गुणा 1,000, 9 गुणा 100 प्लस 0 गुणा 10 प्लस 4 का मान क्या होगा। ओके, इसको भी देख लेते हैं, और थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं मैं जिससे कि और अच्छे से आपको दिख जाए। वाइट से वाइट चल रहा है तो आपको ज़्यादा बेटर नहीं दिख रहा होगा। तो 3 गुणा 10,000, 7 गुणा, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो आपने क्या देखा, आप सिंपल देखो, 3 में 10,000 की गुणा तो 30,000, आपने 7 में 1,000 की गुणा की तो 7,000, बहुत ही बढ़िया जवाब मिल रहे हैं। आपने 9 में 100 की गुणा की तो 900, आपने 0 में 10 की गुणा की तो 0, और 4 तो 4 है ही, तो कितना बना 40973। दिस इज द राइट आंसर, यानी 37,904। और ये ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया भाई। दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड आपको मिलने वाले हैं। तो अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में जरूर बताएं, और जल्दी से उन दोस्तों को भी खींच के लाएं कि यहां पर मिलती हैं आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। एक और सवाल, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा। एडिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट टू 1 विल गेट व्हाट। 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़। तो देखते हैं जवाब। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। एडिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स टू 1 विल गेट व्हाट। 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान है, आप इसमें 7 बार 9 लिख दो। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम एंड 7 टाइम। अब उसमें 1 ही तो जोड़ना था, तो आपने प्लस 1 कर दिया। तो देखने को क्या पाए, आपने पाए 9 और 1 10, 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 यानी
1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़। एक के आगे 7 जीरो क्या होता है? आपने कहा सर वही होता है जो हमें मंजूर होता है, यानी 1 करोड़। क्लियर? तो बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं मैं आपके सवालों को, बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूं, और यहां पर धीरे 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 हम आपको पूरा हीरो बना देंगे। तो डेली क्लास को ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको लगातार ये इस तरह की सीरीज मैं देता रहूं और चीज़ों को आप समझते रहें और आपको चीज़ें प्राप्त होती रहें। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, संभालिए। संख्या 9578 का प्रसारित रूप क्या है? The expanded form of the number that is 9578 is what? A 9 into 10,000 plus 5 into 1,000 plus 7 into 10,000 plus 8 into 1। तो इसको इधर कर लेते हैं समझने के लिए। 9 5 7 8, तो 8 में किस चीज़ की गुणा होगी? 1 की। 7 में किस चीज़ की गुणा होगी? 10 की। 5 में 100 की और 9 में 1000 की। तो संख्या क्या बनेगी? 9 गुणा 1000 प्लस 5 गुणा 100, 7 गुणा 10 प्लस 8 गुणा 1। तो देखें इनमें से कौन सा उत्तर होता है नेक? तो आपने कहा बिल्कुल सर देखते हैं। तो 9 गुणा 1000 ये रहा, 9 गुणा 1000 ये रहा, दोनों तो गलत हो गए। अब आगे देखें, 57 में 10 की गुणा तो नहीं होगी, क्योंकि आपको तो 5 में 100 की गुणा करनी है, जो कि ये रहा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। गुड इवनिंग दीपिका, हाउ आर यू? तो बहुत खूबसूरती से आपने इस सवाल का जवाब भी यहां पर दिया है। तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी। गुड आफ्टरनून फरदोश, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छे से, और देखते हैं सवाल क्या मिलता है। संख्या 85,642 के निकटतम हजारों में सन्निकट रखने पर कैसे लिखा जाएगा? The number 85,642 will be written on the approximation to the nearest thousands। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 85,600, 85,700, 85,000 या 86,000। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। यहां पर धोले होले धीरे धीरे कहानी शुरू हुई है और जवाब भी आने लगे हैं। तो यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। हम जब बचपन में पढ़ते थे, समझते थे, मास्टर जी हमको समझाया करते थे कि बेटा अगर मैं बोलूं 2.5786 और 7 को दशमलव के 4 अंक तक अप्रोक्सीमेट करो, तो मैं क्या देखता था? मैं देखता था इस वैल्यू को, क्या ये वैल्यू 5 या उससे बड़ी है, तो मैं इधर +1 कर देता था। अगर ये वैल्यू 5 या उससे 5 से छोटी होती तो मैं क्या करता? जैसी संख्या थी वैसे लिख दिया करता था। कुछ याद आ रहा है ना? बचपन की कहानी याद आई ना? तो बस वही करना है। उसने बोला कि भाई इकाई के अंक, अब उसने बोला है उसको 1000 में अंक तक करो, यानी 1000 अंक तो ये हो गए, 85,000 तो पूरा पूरा हो गया, 85 तो हो गया। अब उसके आगे 642 था। अब क्या देखा, यानी 642 अगर ये 500 या उससे ज्यादा है तो क्या होगा? इधर +1 करेंगे, और अगर कम है तो सेम लिखेंगे। तो आपने देखा 642 500 से ज्यादा होता है, यानी 85,000 + 1,000 86,000। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आपने दिया है। बढ़िया बढ़िया जवाब आप दे रहे हैं। सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही होंगे, क्योंकि आपने कहा था कि आपको जो सेशन चाहिए वो सब्जेक्ट वाइज चाहिए, स्ट्रक्चर्ड चाहिए, दैट्स व्हाई। आज यही चलता है, क्या बात है निधि, बहुत बढ़िया। 5 अंक हैं। छठा प्रश्न है, अंक 5, 9, 2 तथा 6 में से किसी एक और अंक को 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। Out of the digit 5, 9, 2 and 6, using any one digit twice will make the largest number of 4 digit। कौन सा होना? तो देखते हैं। A 9,652, 9,562, 9,659 या फिर 9,965। तो यहां पर जवाब पर आपने टूट पड़े हैं और जवाब को आपने तेजी से देने की शुरुआत की है बहुत ही खूबसूरती के साथ। और यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि भाई सारे अंक यूज होने हैं और किसी भी नंबर को आप 2 बार मैक्सिमम यूज कर सकते हो। तो आपने देखा 96, 9,600, 9,500, 9,600, 9,900, यही दिख गया ना। और डिजिट कौन सी है? 9965।
एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते थे। तो सारी प्रॉपर्टीज को ये एलिमेंट फॉलो करता है। तो सही जवाब एकदम सही पकड़े हैं आप, 9965। अब आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं, रुख करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। संख्या आपके सामने, मैं पढ़ूंगा नहीं संख्या को, क्योंकि पढ़ूंगा तो आप आसानी से कर देंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन है संख्या को संख्यांकन की भारतीय पद्धति में लिखा जाएगा, यानी कैसे इसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति के अंतर्गत। Here we go with the question. There are 4 options and I am waiting for your answer. That is A, B, C, D, 4 ऑप्शन है। तो यहां पर मोनिका, निवी, राधिका, दीपिका, क्या बात है, सुष्मिता, सभी लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जवाब आप लोगों का, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा लगा आपका जवाब। समझते हैं, देखो जो भारतीय संख्यांकन पद्धति उसको कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद हम हजार का कॉलम लेते हैं और हजार में 2 चीजें होती हैं, 10,000 और 1000। एक परिवार 1000 का हो गया। फिर ऐसी लाख का परिवार आता है जिसमें होता है लाख और 10 लाख, ये लाख वाला परिवार हो गया। तो यानी हर परिवार जो होता है, हर जो कॉम्बिनेशन होता है वो आगे इनके अलावा 2-2 में चलता है। जैसे लाख 10 लाख, हजार 10,000, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, है ना। अमेरिकन में भी, हाँ अमेरिकन में सही बोला है आपने। अब समझते हैं। तो हम संख्यांकन पद्धति में एक ग्रुप को एक साथ रखते हैं ऐसे। तो यहां पर क्या देखा आपने, ये संख्या लिखी थी 5, 86, 95, 376, यानी 5 करोड़। तो 5 करोड़ में है, कोमा लगा दो। 86 लाख, लाख की पद्धति हो गई। 95,376, तो ये एकदम सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी था। हाँ, अगर हम बात करते हैं कौन सी पद्धति की, अमेरिकन पद्धति की, इंटरनेशनल सिस्टम की, तो वहां पर हर 3 अंकों के बाद संख्या को लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर लाख 10 लाख का कंसेप्ट नहीं होता। वहां पर के का कंसेप्ट चलता है, के मीन्स 1000। ओके, तो वहां पर 1000, फिर मिलियन का हिसाब चलता है। तो वहां पर क्या है, 1000 और मिलियन में संख्याएं चलती हैं, इसलिए वहां पर हर 3 पॉइंट्स के बाद डेसिमल को प्लेस किया जाता है, तब भी होगा। बहुत बढ़िया, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। तो एक और सवाल बढ़ा जाए आपकी तरफ। चलिए, 1 मोर क्वेश्चन। 1 मिलियन बराबर है, और अभी मैंने आपके सामने मिलियन की बात की, लो मिलियन आ गया। 1 मिलियन किसके बराबर है, ए 1 लाख के, बी 10 लाख के, सी 1 करोड़ के, या डी 10 करोड़ के। इनमें से 1 मिलियन किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। ए बी सी डी के रूप में आप लोगों के आंसर्स यहां पर मिले हैं। तो यहां पर देखो, आपने हमारे YouTube चैनल को देखा, तो जैसे ही वहां चलता है, अभी हम फॉर एग्जांपल 86 के पर हैं, है ना। तो के का मतलब 1000, 86 के आगे के हटाओगे, 3 जीरो लगाओगे। जैसे आप 100 के कर देते हैं तो आपका 1 लाख हो जाता है। जैसे आप 9999 के होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको 1000 के पर पहुंचते हैं तो आपका बदल जाता है। और 1 मिलियन, 1000 में 1000 की गुणा कितनी होती है, के का मतलब 1000 होता है ना, तो 10 लाख के बराबर होती है। और ये 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख ही 1 मिलियन होता है, याद रहेगा। तो 1 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो उसका वैल्यू किसके बराबर है, 10 लाख के। तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको समझा दी है, मे भी आपको समझ में आ गया होगा हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। इज इट ओके, इज इट क्लियर यू टू ऑल, एनी इशू, इफ यू हैव एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क योर क्वेरी। आगे बढ़ें, एक और सवाल। प्रणाम शिखर, कैसे हैं आप, एक और सवाल। चलिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिसका हजारों में सन्निकट करने पर 5000 प्राप्त होगा। सवाल पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, ध्यान लगाइएगा, और आपको एक बार में सही जवाब मिल जाएगा। जस्ट फोकस ऑन इट, जस्ट फोकस ऑन दैट, यू विल गेट द आंसर। सबसे बड़ी संख्या जिसका हजारों में सन्निकट करने पर 5000 प्राप्त होगा। द लार्जेस्ट नंबर विच विल गेट 5000 ऑन द अप्रोक्सीमेशन ऑफ थाउजेंड्स, दैट इज 5001,
5559, 5999, 5499। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसका सन्निकट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5000 होगा? तो यहां पर ए ऑप्शन बहुत अच्छे से मिल रहा है मुझे उम्मीद है आप जरूर ए ऑप्शन को चुनेंगे। अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं और रिकॉर्डेड सेशन आपके सामने, तो आप जरूर ए को चुनेंगे और आपने चुना भी ए ही होगा। कुछ लोगों ने सी भी चुना होगा, कुछ लोग डी चुनेंगे, कुछ लोग बी चुनेंगे, लेकिन मैं बता दूं जिन लोगों ने ऑप्शन ए का चुनाव किया है वो एकदम गलत जवाब है। जिन लोगों ने बी को चूज किया है वो भी एकदम गलत जवाब है। और हाँ, जिन लोगों ने सी चुना है दैट इज रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर इज डी। सही जवाब है डी। और वो मुझे बहुत ही रेयर केस में आप लोग दे रहे हैं। समझने की कोशिश करना, हो सकता है आपके मन में भांति भांति के प्रश्न उमड़ उमड़ कर आ रहे हों कि कैसे हो गया, ऐसा हो सकता है। तो मैं समझाता हूं, समझिएगा। सबसे बड़ी संख्या जिसका हजारों में, अब समझना, इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 500 से बड़ा है तो ये तो 6000 हो जाएगा। इसका अप्रोक्सीमेशन 6000 हो जाएगा, वो बोल रहा है 5000 का, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो गए। ये बात समझ में आई? ये दोनों तो सवाल समझ में आए। अब हुआ क्या, उसने बोला 5001 और 5495, दोनों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है? 5000। इसका भी और इसका भी। क्यों? क्योंकि ये 500 से कम है। उसने ये तो पूछा इन लिखित संख्याओं में वो बड़ी संख्या कौन सी जिसका हजारों मान सन्निकट 5000 है। तो 5001 बड़ा है ये 499 बड़ा है। सबसे बड़ी वैल्यू इन दोनों में कौन सी है? 5001 या 5499? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी बड़ा है, तो यही तो आंसर है। अभी समझ में आया? सभी लोगों को कंफ्यूजन दूर हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होने का, सवाल को समझने का, कंफ्यूजन अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। चलिए, बहुत ही खूबसूरत से आप जवाब देते हैं, तो एक और सवाल हम आपकी तरफ लेते हैं। 6 अंकों की का स्थान वही रखते हुए, देखो 6 अंक का जो संख्या में 6 लिखा हुआ है, 6 का स्थान वही रखते हुए संख्या 63,50,947 के अंकों को किसी भी क्रम में लगाने पर बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले। ओके, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, चलिए, बहुत अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। और मैं चाहूंगा जवाब मिले। तो ABCD के रूप में आप लोगों के आंसर CBCD सब लोग बोल रहे हैं। चलो देखते हैं आपका सवाल क्या मिलता है, जवाब क्या मिलता है, और आप सवाल का जवाब क्या देते हैं। ओके, वेट ए मिनट गाइस, मुझे थोड़ा सा, हाँ ओके, तो जवाब मिलने लगे हैं आप लोगों के ABCD के रूप में। और मेरे दोस्त, मेरे साथी भी जुड़ने लगे हैं, तेजी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर सब लोगों ने अलग अलग फिर सोचा। समझो, संख्या थी ये, अब इस संख्या में 6 को तो फिक्स रखना है। अब इन बचे हुए अंकों को अरेंज करके इनमें से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या बनानी, ये आपको बताना था। तो ये तो बड़ा टास्क नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ना 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 ना, बच्चों की चीज थी, इसको कैसे नहीं कर सकते थे आप? तो बच्चों की चीज तो करो, समझो क्या। ये सब में 6 फिक्स है, क्योंकि उसने बोला कि भाई 6 एकदम फिक्स है। अब इसके आगे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या बताओ, छोटी पूछा है, तो क्या देखें, 97,000, 4,000, 3,000, 3,000। 97,000 बड़ी है, इसको नहीं पकड़ सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया शिखर, इसको लेते कि 4,000, ये दोनों 3,000, इसको भी नहीं ले सकते। अब इसको देखते हैं, ये 3,000 यानी 34,000। अब ये 34 था, ये 43 था, छोड़ दिया। दोनों में 34 है। 34,579 या 34,759, इन दोनों में छोटा कौन सा है? आपने कहा सर ये तो डेली चलता है 5 बजे, तो आपने कहा 60,34,579 छोटी है। बात समझ में आ गई? क्यों छोटे पूछा है, तो आपने देखा राइट आंसर इज सी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 11वां प्रश्न। निम्न रोमन संख्यांकों में कौन सी संख्या सही नहीं लिखी गई है? विच नंबर इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली इन दी
फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। अब ये न्यूमरल्स क्या हैं, रोमन संख्याएं क्या हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चंस जो रोमन नंबर से आएंगे आप भटक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो देखो रोमन नंबर को अगर आप कहें, अगर आप सब बोलें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो, है ना। तो जब तक आप, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मेरा मन है कि मैं आपको बताऊं, चीज़ों को समझाऊं। चलो समझते हैं। रोमन नंबर को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 7 सिंबल का सहारा लिया जाता है, जिनमें ऐसे बना देता हूं, ये वाले सिंबल हैं जिनको आप यूज करते हैं, मैं इनकी वैल्यू भी लिखूंगा, ठीक है ना। दीज आर द सिंबल्स, ये 7 सिंबल हैं। इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 50, इसको बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 500, इसको बोलते हैं 1000। इज इट क्लियर। तो ये नंबर हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपको समझना होगा। वो कैसे समझना होगा कि यहां पर सिंबल V, L और D, इनको सिर्फ आप एक बार ही रिपीट कर सकते हैं। यानी किसी भी संख्या में V, L, D, ये नियम है इसको लिखने के, V, L और D को सिर्फ आप एक बार ही रिपीट कर सकते, लगातार लिखने का क्रम एक बार का है। वहीं अगर मैं बात करता हूं इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, यानी फर्स्ट, X, C and M, इनको आप मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं एक साथ। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन अल्टरनेटिव है, एक छोड़कर एक, याद रहेगा। क्या समझ में आया। V, L, D आप इसको रखें, बस एक बार ही रिपीट होते हैं, रिमेनिंग मैक्सिमम 3 बार। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपको रो नंबर से कि रोमन अंकों में किसी भी अंक को अधिकतम कितनी बार रिपीट किया जा सकता है एक साथ, तो वो कौन से होंगे, VLD को छोड़ करके, यानी फर्स्ट, 10th, 100 एंड 1000। एक ओके कंडीशन समझ में आई। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या मिलता है, एक्स को तो रिपीट कर सकते हो 3 बार, सही लिखा है, इसको भी कर सकते हो, ये भी सही लिखा है, इसको भी कर सकते हो, लिखा, लेकिन LL 2 बार एक साथ नहीं आ सकता। याद रहेगा, दिमाग में बात आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके अब एक सवाल और रोमन अंक से निकल सकता है कि रोमन अंक क्यों बाहर कर दिए गए, या हिंदू संख्यांकन पद्धति को क्यों लाया गया रोमन अंकों के स्थान पर। तो उसमें 2 प्रॉब्लम थी जिनके आधार पर हमने इस पद्धति को हटा करके हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति का प्रयोग किया, और हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति को ही डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से आप लोग जानते हैं। ओके तो जैसे कौन सा था, एक तो स्थानीय मान का संकल्पना नहीं था, प्लेस वैल्यू नहीं था, स्थानीय मान का संकल्पना नहीं था, और दूसरा बड़ा कारण था इसमें शून्य का परिचय नहीं था। बहुत बढ़िया, ये 2 चीज नहीं थी, इसलिए इनको सिस्टम से बाहर आउट करके हमने हिंदू अरबी, नाम सुना होगा बहुत बार, हिंदू अरबी संख्या पद्धति को यूज किया, और इसी को बाद में जाकर हम डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमलव पद्धति के नाम से जानते हैं। याद रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है तो कुछ भी क्वेश्चन निकल सकता है। इज इट ओके। अब इन संख्याओं को कैसे लिखते हैं तो रोमन नंबर में आपको किसी और दिन बैठ के समझाऊंगा दूसरे लेक्चर में, क्योंकि आज के लिए रोमन नंबर इतना ही काफी है, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, और मैं चाहता नहीं कि मेरे साथी बोर हो जाएं। एक और सवाल आपके सामने, केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। एक, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर मेड यूजिंग ओनली 3 डिफरेंट डिजिट्स। एक 9898, 99897, 99987, 98799। ये तो हलवा प्रश्न है, गड़प से कर जाओ इसको, क्योंकि 3 विभिन्न अंक हैं। तो देखो इसमें 987 3 अंक है, 9987 इसमें भी 3 है, 987 इसमें भी 3 है, 978 इसमें भी 3 है, हर किसी में 3 अंक है। तो बड़ा कौन सा, आपने देखा 98,000, 99,800, 99,900, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, यही सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा हुआ, आपने कहा सबसे छोटा ये वाला है। इज इट क्लियर।
तो सबसे बड़ा पूछेगा तो आपने निकाला, सबसे छोटा पूछा तो आपने निकाला। और वीडियो को मैं लाइक देख रहा हूँ, लाइक बड़े कम कर रहे हो, क्या बात है भाई, इतने सारे स्टूडेंट्स और लाइक इतने कम। तो ये भैया लाइक बनते रहो, विक्ट्री 2.0 है, तो विक्ट्री तो करनी पड़ेगी इस बार टेट में। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मेड यूजिंग ओनली 3 डिफरेंट डिजिट्स आर व्हाट? लेट्स सी। 1000, 1012, 1020, 1002। तो यहां पर मिला है ए। बहुत अच्छे, खूबसूरती से जवाब, क्योंकि आपको सब साफ साफ दिख रहा है ना। 13 का ए भी दिया है नवाब ने, बाकी सब लोग ए बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। कोई डी भी बोल रहा है, कोई सी भी बोल रहा है, डोंट नो क्या कहना चाहते हैं। चलिए, इतना आसान सवाल नहीं था जितना आपने समझा। और कुछ बच्चे तो ये भी सोच के छोड़ देंगे इतने आसान सवाल कहाँ पेपर में आते, चलो कहीं और चलते हैं, देखते हैं किसी और का दर चलते हैं, वहां कुछ ना कुछ नया मिलेगा। यही नया है, समझो। तो जो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो एकदम गलत जवाब है, और जिन्होंने डी दिया है ना वो एकदम सही जवाब है। क्यों? समझो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या कहना चाहता था प्रश्न आपसे, उसकी भाषा क्या थी। केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से, यानी उस डिजिट में 3 डिफरेंट अंक होने जरूरी हैं। तो आपने देखा 1000 में सिर्फ 2 अंकों से बना हुआ है, 1 और 0। इसके अंदर तीसरा अंक कौन सा है? ये तो यहीं फेल हो गया ना, ये तो यहीं फेल हो गया ना। पहले समझो क्या कहना चाहता है प्रश्न में। प्रश्न में कहा केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से, तो तीनों डिफरेंट अंक होने चाहिए, लेकिन यहां पर तो सिर्फ 2 ही अंक थे, 1 और 0। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? तो गलत है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी है तो ये छोटा है, तो ये छोटा, लेकिन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो हम इसको छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते 3 अंक से, देखें 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, 1 0 2 तीनों में, यानी ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली कि ये वाली? आपने कहा 1002 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको उस प्रॉपर्टी को भी तो ध्यान में रखना है दोस्तों, जिस प्रॉपर्टी के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है ना। करेक्ट है? अब तो बात समझ में आ गई ना। तो बढ़े आगे, एक और सवाल। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो समझते हैं सवाल, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं। और कमेंट में कुछ आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स में तो आप उसको भी लिखकर भेज सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टेक दीज क्वेश्चंस। वन मोर क्वेश्चन। 38 तथा 68 के बीच संपूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी है? अच्छा सवाल है। 38 और 68 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या, यानी पूर्ण संख्या जानते हैं ना, वोल नंबर्स। द नंबर ऑफ वोल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68 इज व्हाट? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। A 31, B 30, 29, 28। हाँ, आप क्लास डेली होता है, कंप्यूटर का चलेगा सैटरडे और सैटरडे में क्लास डेली होगा। डोंट वरी, आप क्लास डेली होगा 5 बजे और महामैराथन क्लास 4 बजे। ओके, सो यू डोंट वरी ऑल, यू कैन ज्वाइन आवर क्लास। निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, सब कुछ आपको मिलेगा। और जवाब मिला है दीपिका रॉय का 29। तो मैं कैसे मानूं 29 है? ओके, चलो हम इसको पहले एक्सपेरिमेंटल तरीके से आपको समझाते हैं, फिर आपको बताते हैं। आपने क्या देखा? 38 और 68। पहले इसको सिंपली करता हूं, उसके बाद आपको फॉर्मूले से बताता हूं। समझते हैं। अभी समझाएंगे राधिका। देखो, अभी आप सामने देखते रहो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इन दोनों के बीच में पूछा था, तो मैं स्टार्ट करता हूं लिखना। 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, यही नंबर आएंगे ना, यही नंबर आएंगे ना। तो आपने कहा बिल्कुल यही नंबर आएंगे, तो काउंट करें एक बार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29, तो ये तो 29 हो गए। बात समझ में आ रही है? कोई 44? ओ एक मिनट रुकना भाई, एक तो छोड़ दिया मैंने, हाँ 44 तो छोड़ दिया, एक बार कर लो भैया। ओके, तो कितना हुआ आपने कहा? ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30, और तो कुछ नहीं बचा है भैया। दीपिका, आपने कहा कि सर यहां पर तो कुछ बच गया है, ऐसा तो कुछ बचा तो नहीं है, सारे काउंट हो गए ना, कोई भी डिजिट नहीं बची है ना? सोच लो, दिमाग लगा लो। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं? तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, m माइनस n, इसको हम कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको दोनों नंबर के बीच में बताना था। तो m माइनस n हमने किया तो कितना मिला? 68 माइनस का 38, तो आपको कितना मिलना चाहिए? दैट इज 30। लेकिन आंसर 29 आ रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो देखो क्या गड़बड़ है, क्योंकि अगर मैं गिनता हूं तो 30 है, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या था? m माइनस का n और माइनस का 1 है, ऐसी तो करते हो। राधिका कह रही 29 आना चाहिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं 30। यार मैं तो प्रूफ दे रहा हूं आपके सामने, तो देख लो 39 38 के बाद 39 ही तो आता है। 39 40 41 42 43, क्यों नहीं काउंट होगा? 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 और 67, इसको तो काउंट ही नहीं करना। हाँ तो मैं इसको काउंट कहाँ कर रहा हूँ? आप गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, बीच का ही तो बोल रहे हैं। 68 काउंट नहीं होगा, तो आप 68 को काउंट मत करना। तो अब क्या करें? m माइनस का n प्लस 1, तो अगर आप सीधा निकालोगे तो 30 मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? -1, तो हाँ 29 ही है, 29 ही आएगा। तो क्या करें? तो इतना बड़ा करने से आपको कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? अब ऐसे करोगे तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, और संख्या बढ़ा दूं तो ये तो और भी ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। दिस इज ए वे ऑफ टीचिंग कि आप कुछ ना कुछ मिस कर दें, या आपको काउंट करने में प्रॉब्लम हो, या संख्या में बोलता 38 से 168 के बीच बताओ, तो ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा ना। तो हम क्या इलाज करें इसका? तो हम छोटा सा काम कर सकते हैं जो बड़ा ही आसान है, और वो आसान काम क्या है? सिंपल m माइनस का n प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला जिसके थ्रू आप सभी क्वेश्चंस के बीच के टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हो जाएगा, तो जहां पर m क्या है? बड़ी संख्या 68 माइनस का, सॉरी इसको माइनस करना, 38 और -1, दैट इज 30 माइनस का 1 इज इक्वल टू 29। इज इट क्लियर नाउ? तो आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ना ना ना, m प्लस n माइनस 1 नहीं करेंगे, प्लस 1 नहीं, दैट इज -1, तभी आपको बीच की संख्या मिलेंगी। अभी क्लियर है? आप तो नहीं अटकोगे नहीं सवाल में? बहुत बढ़िया, इतना बड़ा तो नहीं करोगे ना? बहुत ही बढ़िया। तो एक और सवाल, चलो। 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है, क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग एंड द सब्सिक्वेंट नंबर ऑफ 999 इज ऑलवेज बी व्हाट? हाँ 29, राधिका 29 इज द राइट आंसर।
999 की पूर्ववर्ती और परवर्ती ये होती क्या है? पूर्ववर्ती और परवर्ती, इसको समझना। सवाल इनमें कई बार टेट में आ चुका है पूर्ववर्ती और परवर्ती पर। इसको प्रेसिडिंग या सब्सीक्वेंट या सक्सेसर भी बोल देते हैं, प्रेसिडिंग एंड सक्सेसिंग। ओके, तो देखते हैं क्या हुआ। तो पहले समझ लेते हैं 999 की अगर मैं बात करूं, इसका पूर्ववर्ती मीन्स पहले की संख्या, और इसकी दैट इज पूर्ववर्ती। इसको अगर मैं बात करूं परवर्ती की, इसका मतलब इसके आगे की संख्या। इनके नाम और भी हैं। पूर्ववर्ती को आप कह सकते हैं अनुवर्ती, कई बार अनुवर्ती के नाम से ये क्वेश्चन आ जाता है। कई बार इस परवर्ती को उत्तरवर्ती भी बोल देते हैं, याद रहेगा। तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर मैं 999 से एक पहली संख्या यानी -1 करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 998। और अगर मैं इसके परवर्ती की नहीं, इसके आगे वाली संख्या की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई? 999 + 1 दैट इज 1000। तो उसने इसकी पूर्ववर्ती ये हुई, परवर्ती ये हुई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछ लिया, तो ये तो कोई मुश्किल नहीं हुई। 98 के आगे 3 0 आपने पुट कर दिए, यही तो आंसर है। इजी था। तो आपको, अच्छा मैं एक सवाल और पूछूं, मुझे उसका आंसर देंगे आप? सभी लोग तैयार हैं मेरे क्वेश्चन के लिए? तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। मे बी ऑल ऑफ यू आर रेडी एंड ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है मेरा? ये रहा, एक की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या है? क्वेश्चन मेरा है, एक की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या है? ये सवाल बहुत ही अच्छा है, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। एक की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या होगी? तो आपने कहा बहुत अच्छा है, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, 0, -1, 2 या कोई नहीं। तो आपने कहा 1 होगी, आंसर 0। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आपने कहा 0, लेकिन अब ये गलत जवाब है, ये गलत जवाब है। समझने की कोशिश करिएगा। ओके, ओके, चलिए तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है और सवाल समझ में आता है। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो क्यों मैंने इसको गलत कर दिया, उसका रीजन था। रीजन क्या था? क्योंकि एक की पूर्ववर्ती 0 तो होती है, लेकिन यहां एक क्लॉज लग गया प्राकृत, नेचुरल। तो नेचुरल नंबर तो 0 होता ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या तो एक ही है। इसलिए एक का कोई भी प्राकृत पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता। याद रहेगा? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा। एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है तथा वही संख्या फिर 25 में से घटाई जाती है। इस तरह का सवाल आपको सीटेट 2019 में पूछा गया था। एग्जाम में 2019 में पूछा गया, क्योंकि ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए जवाब आपके सामने होना चाहिए। एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है और वही संख्या फिर 25 से घटाई जाती है, तो इस प्रकार दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? A whole number is added to 25 and the same number is subtracted from 25. The sum of the two numbers obtains. This way will be what? तो ऑप्शंस आपके सामने लिख दिए गए हैं ABCD के रूप में, चाहेंगे जवाब मिले। और ये सवालों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, कल फिर से यही सवाल कंटिन्यू रहेंगे आगे नंबर सिस्टम पर ही। तो देखते हैं, a whole number is added to 25 and the same number is, अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। अब आप जानते हैं ना पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। पूर्ण संख्या क्या है? आप ये भी जानते होंगे कि भाई होल नंबर इनको अंग्रेजी में बोलते हैं। ओके, तो मैंने पूर्ण संख्याओं के बारे में बात की, जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 1
2 3 अप टू n तक, सेम ये भी वही होती है। तो कोई भी पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो सकती है। तो आपने 25 में एक पूर्ण संख्या कुछ भी जोड़ दिया, सपोज आपने पहली संख्या 0 ही जोड़ दी और 25 में से वही संख्या घटा दी, तो क्या मिला 25, ये क्या मिला 25, दोनों को जोड़ो तो 50 ही आया ना। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 25 में सपोज 3 ले लिए, भी तो पूर्ण संख्या है, तो आपने 3 इसमें जोड़ा तो कितना हुआ 28, और आपने 25 से फिर वही संख्या घटा दी तो कितना बचा 22, दोनों को ऐड किया जाए तो कितना हुआ 50। क्लियर है? तो हम सीधा कह सकते हैं ना कि 25 में से आप n घटाओ और 25 में फिर n जोड़ दो, तो टोटल ऑलवेज भी इन दोनों का सम दैट इज 50। समझ में आया? तो दो पूर्ण संख्याओं में अगर कोई संख्या पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है 25 में, या वही संख्या फिर घटा दी जाती है और प्राप्त उत्तरों को दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, तो वो संख्या हमेशा ऑप्शन नंबर सी देगी, दोनों का योग के बराबर होता है। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? वेरी नाइस। तो 50 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। हियर वी गो। बिंदु डॉट पैटर्न का प्रयोग कर निम्न में से कौन सी संख्या एक रेखा, एक त्रिभुज और एक आयत तीनों के रूप में व्यवस्थित करके दर्शाई जा सकती है डॉट का यूज करके। हालांकि क्वेश्चन अभी अधूरा है, इसको बाद में बताऊंगा। इसको देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार नहीं, हर बार, हर किसी एग्जाम में जितने भी टेट आप पढ़ते हैं आपको दिए जाते हैं। क्वेश्चन है पहला, पूर्ण संख्याओं में योग व गुणन दोनों ही संक्रियाओं पर सहचार्य नियम लागू होता है। पूर्ण संख्याओं में गुणन के लिए शून्य तत्समक अवयव है। पूर्ण संख्याओं में योग व गुणन दोनों ही संक्रियाओं पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है, और पूर्ण संख्याओं में योग पर गुणन के वितरण के रूप में लागू है। तो ये सवाल आपके सामने और मैं चाहूंगा इसका जवाब आप मुझे दें। कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिएगा, ये नहीं वर्ड आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा बीमार और बहुत बीमार बना सकता है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझकर उत्तर देना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना था। पूर्ण संख्याओं में योग व गुणन दोनों ही संक्रियाओं पर सहचार्य नियम लागू होता है। पूर्ण संख्याओं में गुणन के लिए शून्य तत्समक अवयव है। पूर्ण संख्याओं में योग व गुणन दोनों ही संक्रियाओं पर क्रम विनिमय लागू होता है। पूर्ण संख्याओं में योग पर गुणन के वितरण के रूप में लागू है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का तेजी के साथ। और भाई लाइक वाइक बढ़ाते रहो, ऐसे कैसे काम चलेगा अगर लाइक वाइक नहीं बढ़ेंगे और सवालों के उत्तर समझ में नहीं आएंगे और क्वेश्चन अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है, तो फिर डेली 5 बजे आप जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत कुछ यहाँ पर हम समझाने की और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कराने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर जवाब मिला है मुझे सी। समझते हैं आखिरकार सी जवाब क्यों मिला, थोड़ा सा समय लगेगा समझाने में, लेकिन पेशेंस होकर समझिएगा, क्योंकि पेशेंस रख के समझिएगा, क्योंकि ये सवाल एग्जामिनेशन वाले हैं। तो पहला सवाल, पूर्ण संख्याओं में योग व गुणन दोनों ही संक्रियाओं पर सहचार्य नियम लागू होता है। सहचार्य नियम क्या होता है? होता ही है a प्लस बी प्लस सी ऑलवेज भी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी को पहले जोड़ो, उसके बाद ऐसे कर दो तो दोनों चीजें बराबर होंगी। अभी समझाऊंगा, समझिएगा। ऐसी a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी बराबर किसके? a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, यानी आप इस ब्रैकेट को कहीं भी पुट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी सहचार्य नियम क्या कहता है कि इन दोनों पर पूर्ण संख्याओं में लागू होता है। क्योंकि अब मैं एग्जांपल लेके देखता हूं, आपने a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 5 रखा, पुट करें तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 5 3 8 तो 10, और ये भी 10, तो ये लागू होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी इज डिफरेंट। नो 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 नो, ओ दीपिका रॉय, आप थोड़ा सा गलत जवाब दे रही हैं। वो सहचार्य नियम नहीं होता, वो सहचार्य नियम नहीं होता जो आप बता रही हैं, दैट इज क्रम विनिमय नियम। यही अंतर है दोनों में। क्रम विनिमय नियम का समझ लो मतलब क्या है। सहचार्य नियम में जो सहचार्य एसोसिएटिव लॉ इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, दैट इज एसोसिएटिव। जो एसोसिएटिव लॉ है उसमें नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 होंगे, और सेम ऑपरेशन अगर लगाया जाए तो नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होंगे। अगर उसमें फिक्स है, अगर यहाँ पर 2 नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, 2 संख्याएं हैं, तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ में बदल जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। याद रहेगा, सेम ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, प्लस प्लस,
प्लस प्लस, और नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हैं, तो नियम कौन सा है, क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव। और अगर आप 2 वेरिएबल को यूज कर रहे हैं और वेरिएबल 3 है या संख्याएं 3 है और सेम प्रॉपर्टी को आप यूज कर सेम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो जैसे ही 2 से ऊपर वेरिएबल बढ़ते तो उसका नाम हो जाता है क्रम विनिमय। याद रहेगा? इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। पूर्ण संख्याओं में गुणन के लिए शून्य तत्समक अवयव है। अब ये तत्समक क्या है, इसको मैं इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, वो मोर इजी रहेगा आप लोगों के लिए। पूर्ण संख्याओं में गुणन के लिए शून्य तत्समक अवयव है नहीं। क्यों? अगर हम गुणन की बात करते हैं, तत्समक को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को ही हिंदी में तत्समक कहा जाता है। अब ये होता क्या है? 2 तरह का होता है, एक होता है योग का, एक होता है गुणन का। यानी एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत जरूरी है। तो ये आइडेंटिटी है क्या, पहले इसका मीनिंग समझो। योग और गुणा तो हम बाद में समझेंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो बाद में समझे ना, पहले समझो कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जिसका कोई फर्क ना पड़े, जिसका संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, उस एलिमेंट पर कोई भी इफेक्ट ना डाले, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। जैसे मैंने आपसे कहा मैं 5 में क्या जोड़ूं कि ये 5 ही रहे। मैं 5 में क्या जोड़ूं कि 5 रहे? आपने बोला सर 0 जोड़ दो, तो 0 तो इसमें कोई फर्क नहीं डालना ना। हाँ, डोंट इफेक्ट द नंबर, तो 0 तो कोई फर्क नहीं डालना ना इसमें। तो इसका मतलब क्या है? 5 + 0 = 5। तो ये 0 जो है जोड़ने पर फर्क नहीं डाला, इसलिए अगर हम बात करते हैं योग का, आइडेंटिटी 0 है। अब मैंने आपसे कहा अच्छा ये बताओ मैं 5 में किस चीज की गुणा कर दूं जो ये 5 ही रहे? 5 में किस चीज की गुणा करूं? आराधना में क्लास ले रहा हूं 3 बजे, आज मैंने क्लास लिया था, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो 5 में किस चीज की गुणा करूं? आपने कहा सर 1 की गुणा कर दो, क्योंकि 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो क्या है? 1 है। तो योग के लिए 0 और गुणा के लिए कितना होता है? 1। याद रहेगा? क्योंकि ये 2 एलिमेंट ऐसे जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या ये स्टेटमेंट नंबर बी सही लिखा है? आप मुझे बताओ कि पूर्ण संख्याओं में गुणा के लिए जो आइडेंटिटी वो 0 है। ये तो गलत है, क्योंकि गुणा के लिए तो 1 आपने अभी निकाला। बात समझ में आ गई? तो राइट आंसर बी, जो कि गलत लिखा है। मैं सारे ही एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको समझ में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये जरूरी नहीं है आपको सही आंसर मिल जाए, ये बहुत जरूरी है कि वो तीनों आंसर जो थे वो क्यों गलत हुए, उनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ओके, पूर्ण संख्याओं में योग व गुणन दोनों ही संख्याओं पर अभियोग क्रम विनिमय लागू। सही बात है, यानी a + b = b + a होता है, यानी a × b = b × होता है। मैंने कहा ना, सेम ऑपरेशन लगता हो और 2 वेरिएबल हो तो वो क्या होगा? क्रम विनिमय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। याद रहेगा कॉम्यूटेटिव लॉ? बढ़िया। बात करते हैं डी ऑप्शन की, पूर्ण संख्याओं में योग, आ जाओ पेन आ जाओ भाई। हाँ, पूर्ण संख्याओं में योग पर गुणन में वितरण नियम लागू। ये क्या है? अब वितरण नियम याद रखना, जो आपने पढ़ा वही वितरण नियम है जो मैं आपको बता रहा था आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब क्या है उसको समझो। जो आपने पढ़ा, नंबर ऑफ वेरिएबल तो मोर देन 2 होंगे ही, लेकिन एक साथ आप दोनों वेरिएबल का प्रयोग करेंगे। यानी जहां पर आप क्वेश्चन को करते समय +b और मल्टीप्लाई दोनों वेरिएबल का इस्तेमाल कर लें, उसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद रहेगा? तो ऐसे कैसे? योग पर गुणन, यानी आपने लिखा a × b + c, तो इसका मतलब क्या है? a × b + a × c, ये योग पर गुणन का वितरण नियम है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं।
यानी इसमें क्या देख रहे हैं, कुछ नोट कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ में यानी साहचर्य नियम में आपने क्या देखा, दोनों सिंबल एक जैसे थे। कॉम्यूटेटिव में भी प्लस था तो प्लस प्लस था, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई था। लेकिन आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर आपको एक साथ दोनों सिंबल यूज होने को मिल जाए तो आप अपने एग्जाम में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम में सिंपल लगा सकते हैं। दोनों वेरिएबल, दोनों ऑपरेटर का प्रयोग हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब मैंने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल ए की जगह मैंने 5 रखा, बी की जगह मैंने 3 रखा और सी की जगह मैंने 2 रखा। तो क्या हुआ, 5 इंटू 3 और 2 5, 25। इसको देखते हैं। अब यहां देखिए 5, ए की जगह 5 था, बी की जगह 3 था, प्लस ए की जगह 5 था और बी की सी की जगह 2 था। तो कितना हुआ, 5 3 15 प्लस 5 दूनी 10 बराबर 25, बराबर हुआ ना। तो इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। अभी समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, इस संख्या में कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन रेज योर क्वेरी, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई, मैं उनसे आपसे एक बार रूबरू कराना चाहता हूं। कुल मिलाकर गणित में नियमों पर सवाल जरूर मिलेगा, कुल मिलाकर आपको इन नियम से, जो नियम लिखे इन पर एक सवाल जरूर मिलेगा, जहां पर कुछ नियम है जो मैं आपको लिख के दे देता हूं, जिससे कि आपका सवाल, आपको आगे वाले जो सवाल आएंगे उनमें आप आसानी से कर पाएं। तो हमने पढ़ा, पहला नियम होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप कॉम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में भी लिख दूंगा अभी। दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चौथा होता है आइडेंटिटी लॉ, पांचवा होता है इनवर्स लॉ, और एक छठा होता है जिसको बोलते हैं आप, पहले हिंदी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय, इसको बोलते हैं आप साहचर्य, इसको बोलते हैं वितरण नियम, कई बार इसको बंटन नियम के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं आप तत्समक नियम, इसको बोला जाता है प्रतिलोम, नाम सुनोगे आपने सामने। एक और आता है जिसको बोलते हैं संवरक नियम, जिसको आप क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जान जाते हैं। और ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा, अभी पीछे वाले एग्जाम में भी क्लोजर प्रॉपर्टी पूछा गया था। तो मैं सारी चीजें आपको डिटेल में आगे समझाता रहूंगा और बताता रहूंगा, ठीक है। आज मैंने 20 क्वेश्चंस आपके सामने रखे, होप सो आपको वीडियो बहुत ज्यादा लाइक आया होगा और आपने इसको लाइक भी कर दिया होगा। तो लाइक करना तो लाइक करो, अगर अच्छा लगा तो आगे बढ़ाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, देर किस बात की है, और आगे बढ़ो। तो मैं आपसे लेता हूं इजाजत, इसी को कंटिन्यू करूंगा कल इसके 21वें क्वेश्चन से। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।